आज विशेष रूप से मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं पहले कि रात का जागरण हुआ है तो अभी स्वास्थ्य पूरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कुछ मोटी मोटी बातें करके और इस कार्यक्रम को एक दूसरे राउंड में पूरा करूंगा। तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। जी जी दादा फिर जी, भी मैं कोई बात नहीं। जी जी, कोई फिर भी बात नहीं। मैं आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही आ रही, जरूर। हाँ, थोड़ा सा इसके लिए संक्षिप्त परिचय दूंगा और साधारण उपचार बता करके शेष चीजें मैं अगले कार्यक्रम में रखूंगा। कैंसर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। तो विषय बड़ा गहन है ये, और समस्या बिल्कुल सामने है, निगलेक्ट करने की इसमें कोई वो नहीं है। सबसे बड़ा एक कारण, पहले तो इसका स्वरूप बताता हूँ कि ये है क्या चीज। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो इसकी बनावट है वो सेल पर आधारित है, कोशिकाएं। पूरा ढांचा हमारा शरीर जो है ये कोशिकाओं का समूह है। जैसे एक मकान में ईंटें होती है, वो सारी ईंटें मिला करके वो मकान का स्वरूप बनाती है। ऐसे एक ईंट को हम सेल बोल सकते हैं। हमारे शरीर की जो ईंटें हैं उनको कोशिका अथवा सेल, ये अलग अलग संस्थान के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पाचन संस्थान के लिए है, तो दूसरा अपना तंत्रिका संस्थान है, श्वसन संस्थान है, रक्त परिवहन संस्थान। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे संस्थान हैं। वो सारे संस्थान सेल से बने हुए हैं। सेल का एक स्वभाव है, ये दिन भर के परिश्रम में बहुत सारी नष्ट हो जाती है, और जब हम रेस्ट करते हैं रात में तो यह पुनर्निर्माण इनका पूरा वापस कर लेती है। तो जितना वजन आपका सवेरे था, शाम तक वो धीरे धीरे उस सेल टूट टूट करके कम होता है, और रात में पुनः वापस वो का वही शरीर आपका ताज़ा बन जाता है। ये प्रकृति ने एक व्यवस्था करी है हमारे शरीर में। सेल का टूटना और पुनः निर्माण होना ये एक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि यदि हमें कोई घाव हो जाता है तो वो घाव पुनः भरता है। ये भरना क्या है? ये नई सेल का आना है। घाव हुआ, बहुत सारी सेल नष्ट हो गई, लेकिन धीरे 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 वो घाव भर जाता है। ये हम इसको क्या बोलते हैं? ये सेल का पुनर्निर्माण। अब इसके लिए भोजन भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, श्वास लेकर वायु भी लेते हैं, सूर्य की धूप भी लेते हैं। ये प्रकृति के जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, उन्हीं से इन सब का निर्माण सेलों का होता है। लेकिन नींद रात की, वो इसमें सहयोग करती है बनाने में। यदि आप रेस्ट नहीं करेंगे तो पूरी तरह से निर्माण नहीं होगा। दूसरा, जो शरीर में भोजन के द्वारा ऊर्जा पैदा करने के लिए हम भोजन करते हैं, तो उस समय कुछ कचरा भी बनता है, ऊर्जा भी बनती है और कचरा भी बनता है। उस कचरे को हम पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, प्रश्वास के द्वारा शरीर से बाहर निरंतर निकालते रहते हैं। हम क्या निकालते हैं? वो प्रकृति ने व्यवस्था ही कर रखी है। अब गड़बड़ी क्या होती है कि शरीर का कचरा पूरी तरह से हमारा साफ होता नहीं। उसके लिए बहुत सारी हमारी आदतें, कुछ खान पान संबंधी, कुछ दैनिक चर्या संबंधी, समय पर जागना उठना, भोजन की मात्रा ज़्यादा कम होना, विरुद्ध भोजन करना, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो उनसे कचरा ज़्यादा बनता है, वो पूरी तरह साफ होता नहीं है।
पाचन संस्थान हमारा काम नहीं करता ठीक से, भूख नहीं लगती है ठीक से, तो जो कब्ज नाम की बीमारी है वो कैंसर का मुख्य कारण, कब्ज। हम योग में षटकर्म करते हैं, षटकर्म में संप्रक्षालन होता है, बस्ती होती है, एनिमा होता है। तो ये षटकर्म जो होते हैं अगर हम समय समय पर करते रहें तो हमारे शरीर का कचरा निरंतर शरीर से बाहर निकलता रहेगा। ऐसी स्थिति में कैंसर के कोई चांस नहीं होंगे शरीर में। लेकिन यदि ये कचरे के प्रति हम लापरवाह रहे, कचरा मीन्स आंतों में कब्ज के द्वारा मल का जमा होना, गुर्दे के द्वारा ठीक से काम नहीं करने से उसमें भी बहुत सारा कचरा रक्त में मिल जाता है। श्वास प्रश्वास ठीक से नहीं लेने से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कचरा जमता है। चमड़ी के नीचे पसीना नहीं आने से चमड़ी के नीचे बहुत सारा कचरा जमता है। ये कचरा ही कैंसर का कारण है। तो सीधी सी बात है, उपाय भी वही है। योग में षटकर्म होता है, वो षटकर्म के द्वारा सारा कचरा निष्कासन का ही काम होता है। तो बीमार होने पर उपचार करना एक अलग बात है, लेकिन बीमार होना नहीं, इसके लिए जब हम उपाय करते हैं तो योग में उसकी पूरी व्यवस्था है। और वैसे तो आप देखते हैं कि जब बीमारी होती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग विदेशों में भी जाते हैं, हमारे देश में भी कई हॉस्पिटल हैं। कुछ लोग ठीक हो पाते हैं, वो भी ठीक क्या अधूरे ही होते हैं, बाद में फिर पुनः उनको वही बीमारी हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तक ये लाइलाज है। आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसका कोई उपचार हो नहीं सकता है, लेकिन उपचार वहीं पर करवाते हैं। हमारे यहाँ तो यह है कि वो हो नहीं उसके पहले से भी व्यवस्था करते हैं और हो जाने के बाद भी हमको यही व्यवस्था करना पड़ेगी। लेकिन हो जाने के बाद होता क्या है कि इम्यूनिटी पावर आपकी समाप्त हो जाती है। इम्यूनिटी पावर समाप्त होने से आपके शरीर से कचरा निकलना बंद। वो इम्यूनिटी है जो आपको पखाने के द्वारा मल साफ करवाती है, पेशाब के द्वारा साफ करवाती है, पसीने के द्वारा। ये इम्यूनिटी पावर शरीर से कचरा साफ करती रहती है। लेकिन कैंसर होता ही तब है कि जब इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है। अपनी कोई विशेष प्रतिरोध क्षमता बिल्कुल बची नहीं, रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे रोग भी इसके साथ बहुत सारे होते हैं। बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, कब्ज रहना, ये तमाम रोग इम्यूनिटी के समाप्त होने से इन रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो वो व्यक्ति केवल एक रोग से नहीं, अनेक रोगों से घिर जाता है और फिर जीवन की आशा छोड़ देता है। अब मैं उपचार के नाम पे आपको थोड़ा सा, एक तो मैंने बता दिया कि योग में षटकर्म है, कुछ आहार चिकित्सा। कुछ आहार चिकित्सा में मैं आपको बताता हूँ कि हरे और पीले रंग की जितनी भी सब्जियां हैं आप उनका भरपूर उपयोग करें। कैसे? रस के द्वारा खाने से और पकाने से, चूल्हे में अगर पकाई तो वो कोई काम की नहीं। कच्ची कच्ची सब्जियों के रस निकालें, ज़्यादातर मात्रा में आप रसाहारी करें। अब उसको मैनेज कर लीजिए दिन में, मैं उसका चार्ट भी बना दूंगा आपको कब कब कौन सी चीज़ लेना है अगले चक्कर में। आज मैं केवल खाना पूर्ति कर रहा हूँ। तो रसाहार करें, उनमें गोभी है, हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली, ये तमाम चीज़ें हैं। इन और फल, भोजन अंकुरित के रूप में ले लें। अन्न को लेना है तो अंकुरित रूप में ले लें। पका हुआ भोजन यदि आप बिल्कुल बंद कर देंगे, उपचार तो करना ही पड़ेगा, तो आपकी संभावना है कि धीरे धीरे से आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। और रसाहार करना, फलाहार करना, इससे धीरे धीरे आपकी खोई हुई इम्यूनिटी पावर है वो पुनः जागृत होने लगेगी शरीर में। योग प्राणायाम का सहारा लेकर के, उपवास करके, रसाहार करके
इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो वो आपके शरीर से मल निष्कासन में मदद करेगी। मुख्य काम ही हमारा यही है कि हम सारे शरीर को मल रहित कर लें तो अपने आप कैंसर के जीन्स का फैलना रुक जाएगा। इनका फैलना, जैसे मैंने कहा था कि घाव भरता है, तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे नेचर है। प्रकृति स्वयं हमारे सेल्स को मौका देती है विस्तार होने का। अब ये कैंसर क्या है, जैसे हमारी सेल्स को आदत पड़ी हुई है विस्तार करने की, तो वो एक नियम के अंतर्गत करती है जब तक तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो पागल हो जाती है और बड़ी मात्रा में अपनी सेल्स को डेवलप करने लगती है, बहुत मात्रा में। और वो एक संतान से फिर दूसरे संतान, पाचन संतान से रक्त परिवहन, श्वसन संतान, अनेक संतान हमारे शरीर में, सारे संतानों में वो अटैक कर करके सबको एक जैसे पागल जो काम करता है उसी तरह से सारे सेल पागल हो जाते हैं। फिर न तो उनके सामने कोई दवाई का सहारा होता है, न किसी क्रिया का सहारा होता है, और व्यक्ति को अपने मृत्यु के आगोश में ले जाती है। तो उपचार मैंने बताया है आपको, स्वस्थ व्यक्ति को शुरू करना पड़ेगा। वो ये रास्ता नहीं देखे कि पहले कैंसर हो जाने दें। आपको नियमित रूप से योग के जो षटकर्म हैं उनको अपनाना चाहिए। केवल हम पारंपरिक योग करते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। आपको षटकर्म निश्चित रूप से करना पड़ेंगे। षटकर्म और प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, ये चीज़ है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो इनके द्वारा आप पूरे शरीर को स्वस्थ करके, स्वच्छ करके और इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। ये मोटे मोटे रूप में बात हो गई मेरी। अब इसी को मैं अगले अध्याय में जब भी हम मिलेंगे उसके पूरा चार्ट भी आपको दूंगा मैं, और विधिवत विस्तार से इस चीज़ को समझा दूंगा। आज मैं इतना ही कह पाऊंगा और आपसे मुक्ति छुट्टी ले रहा हूँ। ओम। वो जल्दी जा रहे हैं दादाजी? आज हाँ, जी आज थोड़ा जी ओम। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। रात का जागरण भी हुआ है। जी ओम, बहुत सुंदर। आपने आज ऐसे लाइलाज जो बीमारी है उसके संबंध में हमें उसकी कुछ मुख्य कारण बताए, और उनके जो योग में जो षटकर्म होते हैं उसके ऊपर आपने हमको ज्ञान दिया। निश्चित रूप से ये हमारे लिए लाभकारी होगा। और जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ हों, और पुनः अगले रविवार हमें इस पर विशेष जानकारी दें। अब मैं सदन से पुनः आग्रह करता हूं, आदरणीय प्रदीप राज जी का एक हैंड रेज है, तो वो प्रश्न पूछ लें, फिर आप जा सकते हो। और जी जी ओम। आदरणीय प्रदीप ओम। राज। सदन को सादर प्रणाम। मैं पूछ नहीं रहा हूँ दादाजी से, वो जा रहे हैं आज क्योंकि रात को व्यस्त थे वो काफी। मैं तो एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। हाँ आज कैंसर के ऊपर बात हो रही है अपनी, तो हाँ हाँ हमारा देश में चमत्कार का देश भी है, और एक चमत्कारिक जगह मुझे पता है कैंसर के बारे में। हाँ देवमाली मासूदा ब्यावर राजस्थान में एक जगह है। हाँ वहां हाँ पे कैंसर का कुछ देवी तरीके से इलाज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में बोलते हैं कि कैंसर में काफी फायदा होता है वहां पे। तो हाँ। इसलिए मेरे को देना जानकारी पता थी, तो मैं आपको देने के लिए मैंने एड्रेस किया था। अच्छा। देवमाली मसूदा ब्यावर राजस्थान, हाँ 3 दिन रहते हैं वहां पे, और कैंसर में काफी फायदा हो जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है, और बहुत भीड़ होती है वहां पे। हम्म। लेकिन आराम लगता नहीं है। हाँ वही ये तो चक्कर मुझे है। नहीं मालूम है। हाँ, हवा वाली बात है ये सब। हाँ ये प्रयास करते यूट्यूब। हैं, लेकिन हाँ आदमी। देखा गया यही है कि एक बार हो गया तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको होने नहीं देना। हमारे गांव का एक व्यक्ति गया था, उसको हो गया था। उसको आराम नहीं लगा, 2-3 बार गया बेचारा। हाँ हाँ।
अब ये प्राइमरी स्टेज में जाओ तो फिर भी संभल सकते हो, लेकिन जब उसका विस्तार हो जाता है ज़्यादा तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। जी ओम, बहुत सुंदर आदरणीय प्रदीप राज जी को जो जानकारी थी उन्हें दी, और अशोक पटेल जी ने जो है उनका जो अनुभव है वो सुनाया। निश्चित रूप से मैं और प्रदीप राज जी परसों नरसिंहपुर गए थे। वहां पर भी कैंसर के ऊपर, क्योंकि जो हमारे नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा और रायसेन और सीहोर का जो नर्मदा कछार का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रसायन खाद और दवाइयों का उपयोग हो रहा है, तो उसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ विधायक महोदय ने ये कहा कि मेरे को प्रतिदिन जो है 1-2 मरीज को अनुग्रह राशि के लिए सिफारिश पत्र लिखना पड़ रहा है मंत्री के लिए। ये इस तरह से ये चीजें घटित हो रही है। निश्चित रूप से जब तक हमारे आहार में थोड़ी भी पवित्रता नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, तो वो चीजें जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमें जो हमसे प्रयास संभव हो सकते हैं योग के द्वारा, छठ कर्म के द्वारा, तो उन्हें हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं सदन से आज पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जैसे हमारे आदरणीय सोनी जी जा रहे हैं और हमारे पास अभी समय है, तो कोई नया विषय आदरणीय पवन सर उपस्थित हो तो वो कोई हमें मार्गदर्शन करें। आज हम किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं? जी ओ। ओम ओम ओम। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जी 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 दादाजी, मैं वही कह रही थी कि ने आपने अपनी उपस्थिति सदन में लगाई, क्योंकि आपने रात में कहा था कि आप गोकुलाष्टमी के इस कार्यक्रम में आप रात भर आपका जागरण हुआ, फिर भी आप हमारे सदन की उपस्थिति आपने लगा दिया। आज आपको कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है दिनेश चंद्र सेमवार जी भाई साहब जुड़े हैं। हाँ जी दीदी, मैं जुड़ा हूँ जी, मैं क्या जुड़ा हूँ। आगे चर्चा योगार मंच पर हाँ आप जी जी, बहुत सुंदर चर्चा रही है। असल में यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यानी मेरे घर पे इधर खूब बारिश होने की वजह से ना नेटवर्क गड़बड़ है, तो मैं बाहर आ रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क है, लेकिन बारिश होने की वजह से फिर थोड़ा वो मोबाइल की दिक्कत है, अंदर नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं देर से भी जुड़ा और कल भी नहीं जुड़ पाया। हाँ, ये है कि आदरणीय ने जो बात रखी है स्वास्थ्य संबंधी बात, और उन्होंने कहा कि शरीर के कचरे को कैंसल कर दो तो कैंसर नहीं होगा। वो हमने एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहनना, जो एक सीरियल आता था, उसमें एक पत्रकार पोपट जो बताते हैं कि हर चीज को कहते हैं कैंसल, तो हमें अपने शरीर के कचरे को कैंसल करना है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आदरणीय रमेश मेहरा सर ने जो बात रखी कि जब शरीर में कचरा दूसरा कचरा है, लेकिन जब विषाक्त का कचरा हो, जब रसायनों का कचरा हो, तो कितना कठिन हो जाएगा शरीर को सहन करना, और इससे और जल्दी हमारे शरीर में विकृति आ जाती है। तो तब तब मेरे ख्याल से इसी विकृति को कैसे दूर करें, एक बात तो ये भी हो सकती है, और दूसरा जैसे आदरणीय ने कहा है कि हम कैसे आज अभी समय है, तो वास्तव में हम अगर देखें आदरणीय मेहरा जी का जो बहुत लंबा अनुभव है योग से लेके प्राणायाम को लेकर के और अपनी काया को स्वस्थ रखने का, तो कुछ अनुभव भी अगर सामने आ जाए कि कैसे शरीर के कचरे को वो दूर रख रहे हैं ताकि हर समय और हर अवस्था में वो जवान दिखते हैं, वैसे ही अन्य भी कई महानुभाव हैं। तो आज ये अनुभव सुना दें कि भोजन में कैसा उनका व्यवहार रहता है, आहार व्यवहार की बातें अपने अपने अनुभव सुना दें तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा, और जो आज का विषय है तो वो भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद। पहले हम आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर आपके पास ही आते हैं, फिर तत्पश्चात अन्य आदरणीय सदस्यों के भी हम अनुभव सुनेंगे, तो ये और प्रेरणाप्रद रहेगा। हमारा विषय दिलचस्प होगा।
और जैसे कि दिनेश भाई आपने कहा है बहुत सुंदर है, और सबने अपनी अपनी दिनचर्या और आपका आहार कैसा होता है करते हैं, ये बहुत सुंदर विषय है। आप सब अपने अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले तो दादू को बुलाया है, आपका स्वागत है जी। जी ओम, मेरा ऐसा है कि जब मैं स्कूल जाता था उस समय डब्बा हम नहीं ले जाते थे। सुबह खाना खाया 9:30 बजे और स्कूल चले गए और शाम को आकर के अपना भोजन किया जो भी मिल गया। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। परंतु जब मेरी सर्विस लगी तो उस समय 1 वर्ष तो मुझे जो है खुद को अपना भोजन बनाना पड़ा। भोजन बनाना मेरे को आता नहीं था, तो ज्यादातर खिचड़ी और घी, ये मैंने जहां मैं सर्विस में लगा वहां घी खूब मिलता था, तो घी लिया और खिचड़ी में डाला, पका लिया और सुबह के समय 1-2 रोटी बना ली और अपने खा ली। गुड़ मेरा प्रिय रहा है, घी और गुड़ मेरा प्रिय रहा है। मैं हमेशा गुड़ खाता रहा हूँ, गुड़ को मैंने छोड़ा नहीं है और गुड़ मैं आज भी खाता हूँ। और अभी भी मैं, चाहे भले ही वो महंगा मिले, जैविक गुड़ लेकर ही मैं उसको खा रहा हूँ। तो उस समय तो मतलब 73 में नौकरी लगी थी, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि जैविक अजैविक की। उस समय बढ़िया गुड़ मिलता था, उसी को। फिर मैंने जब अपना कुछ चीजों को और समझा तो फिर मैं, और मेरा ये था कि सुबह हमें 9:30 बजे गरम रोटी खाना है और शाम को आकर के जो भी मिल जाए उस खाना। और फिर ये गरम रोटी का मतलब ताजी रोटी का बहुत मेरा वो रहा। बासा खाना मैंने कभी नहीं खाया, चाहे मैं बाहर जाऊं या कहीं हो। मुझे जो है, और घर से भी जब भी निकलता हूं तो कुछ बिना खाए मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि श्रीमती जी जो है, ईश्वर कृपा से वो मेरे को भोजन समय पर बना के देती हैं। चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी भी समय जाएं, उस समय हमें भोजन मिलता है। ये उनका बहुत नियम रहा, तो कभी हम घर से भूखे निकले नहीं हैं। और दूसरी बात जो है, जहां तक हो सका है, बीच में तो हम लोगों ने होटल में भी खाया, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई कि इससे बचना चाहिए, तो उससे बचने का प्रयास किया। गुड़ पट्टी खाई, ये गुड़ पट्टी भी मैंने बहुत खाई है। अभी तो घर भी बनवा लेते हैं और बाजार से भी लेकर के उस समय गुड़ पट्टी खाते, क्योंकि गुड़ मुझे पसंद था तो वो मैं खाते रहता था। अब बाद में फिर जब हम योग से जुड़े तो फिर हमने अंकुरित भोजन करना शुरू कर दिया। अंकुरित में चना, मूंग और गेहूं, ये मैंने लेना शुरू किया। बीच में अभी मैंने गेहूं छोड़ दिया, पहले मैं गेहूं भी उसमें मिला लेता था। तो ये चीजें जो है मेरे आहार का विषय रहा है। सब्जी भाजी तो चूंकि गांव में रहते थे तो जो गांव में मिलती है वही खाते थे। और इस तरह से अब मेरा सुबह का नाश्ता जो है गुड़ और दलिया है, वही मैं प्रतिदिन लेता हूँ। दोपहर में ताज़ा भोजन करते हैं और शाम को अब थोड़ा जल्दी भोजन करने का जब से आदरणीय सोनी जी ने कहा है या दूसरे लोगों ने कहा है, तो भोजन भी पहले लेट होता था, अब और समय पे थोड़े जल्दी करने लगे हैं। और रात्रि विश्राम मेरा जो है, अब तो मैं 9:30 बजे के आसपास सो जाता हूँ। आदरणीय वर्मा जी ने फोन लगाया, मैं सो रहा था, तो ऐसी स्थिति हो गई। तो अब जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बीच में जब मैंने प्राइवेट रूप से पढ़ाई शुरू की तो फिर ऐसा बन गया था कि मैं जल्दी सो जाता था और 1 बजे रात को या 1:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। 4 बजे तक पढ़ते थे और फिर सो जाते थे। ऐसी स्थिति में हमने अपना जीवन इस पद्धति से गुजारा है और ईश्वर की कृपा से, योग की कृपा से 2007 से जो हम योग से जुड़े, तो बीच में थोड़ा बहुत अंतर आया जब मैं बाहर अलग जाता था तब, वरना बहुत अच्छी तरीके से योग कर रहे हैं। और
लोगों को जब तक हमारी स्थायी कक्षा लगती थी, लोगों को सिखाया भी और उनको लाभ भी दिलाया, और उससे जब वो मिलते हैं तो हमें ना खुशी नहीं, आनंद मिलता है कि चलो हमारे द्वारा किसी का भला हुआ है, और ऐसे लोगों का भला हुआ है जो कि लाइलाज बीमारी से परेशान थे। बहुत ऐसे लोगों को हमने 4-5 लोगों को हमने ठीक किया है, और वो परिवार हमको जो है बहुत ही अच्छी तरह से मानता है। जी ओम। जी, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अनिया, ये आपने अपने जीवन की पूरी जीवनचर्या बताई कि किस तरह से आपने भोजन में अलग-अलग पदार्थों को लिया, खासकर गुड़, जिसको कि अभी भी हमने सुना भी है और बहुत सारे लोग प्रयोग भी करते हैं। ये भी एक क्लीनर का काम करता है, शरीर की आंतरिक सफाई भी करता है। और बहुत बार मुझे भी एहसास हुआ कि गुड़ खाने से कहते हैं कि नहीं, गुड़ खाएँ तो गर्म हो जाएगा, फिर शरीर में फुंसियाँ आ जाएँगी। लेकिन बाद में वैद्य लोगों ने बताया या आहार विशेषज्ञों ने बताया कि ये खून की भी सफाई करता है, इस कारण कुछ-कुछ इस तरह की लक्षण मिलते हैं। इसी क्रम में आगे अ, हैंड रेज़ हो तो और अच्छा हो जाएगा, और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का संभवतः हैंड रेज़ था, वो पहले हैंडल कर चुके थे या बाद में, ये तो पता नहीं। आदरणीय आप अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो कृपया रखिएगा। और आप आज जब तक आप आते हैं, आपसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से ये निवेदन करूँगा। जी, जी, जी। योग आहार से आदरणीय रंजना दीदी जी, आपका हैंडल है, आप बताइए क्या है? एक बार पहले दुबे सर को सुन लेते हैं, फिर मैं बोल दूंगी, कोई बात नहीं, आप पहले उनको बुलाइए। ज़रूर, ज़रूर। आपको सुनने से पहले आदरणीय दुबे सर कि आप फिर युवा हैं और किस तरह से आपने जी, जी, जी। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी, रंजना जी, रमेश जी और सभी हमारे साथी सहयोगी। बहुत अच्छी चर्चा कि इस बहाने हमारी दिनचर्या बचपन से लेकर अभी तक कैसे रही और कैसे स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहना चाहिए, अपना स्वानुभव बताना। तो पहली तो बात, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत छोटे से देहात का मैं किसान का बेटा, तो घर में जैसा रमेश जी ने बोला वैसा ही मेरा रूटीन बचपन से लेकर अभी तक है कि 9:30 बजे खाना खाना और स्कूल जाना। स्कूल चौथी से लेकर मेरे को बाहरी गांव जाना पड़ता था, तो 9 बजे ही खाना खाता था। घर में सब्जी रोटी ही बनती थी क्योंकि माँ को खेत पे जाना पड़ता था, और शाम को फिर दाल चावल वगैरह सब बनता था। लेकिन भोजन का समय 9 बजे सवेरे, 9 से 9:30 के पास में, और शाम को जो है वो आने के बाद में एक 7-8 बजे तक, माँ जब खेत से आने के बाद खाना बनाती थी तो 8 बजे लगभग, बस 2 बार खाना खाना, यही मेरा रूटीन था। स्कूल में जाता था तो माँ एक रोटी देती थी कि डब्बा बाकी लोग खाते तो तुम भी खा लो करके। लेकिन बाद में जब कॉलेज में और बाकी जब गया मैं, तो बीच में खाना मैं खाता ही नहीं था। आज भी वो मेरी आदत है, बीच में मैं खाना खाता ही नहीं हूँ। हाँ, बहुत इमरजेंसी में सवेरे अगर कुछ खाना नहीं हुआ या कम हुआ किसी कारणवश, तो ही बीच में मैं थोड़ा सा नाश्ता या एक आध रोटी, नाश्ते से मैं रोटी खाता हूँ, एक रोटी का नाश्ता फिर से दोपहर में कर लूंगा। लेकिन बाहर की तली हुई चीजें, होटल की चीजें, इन सबको मैं आज भी नकारता हूँ। मैं बेटे के साथ में रहता हूँ, डॉक्टर बेटा है मेरा, बहू भी डॉक्टर है, उनके लिए नाश्ता बनता है। लेकिन मैंने उनको बोल दिया आपका रूटीन अलग है, आप 2 बजे 2:30 बजे खाना खाते हो, लेकिन मेरे लिए खाना मैं 10 बजे ही मेरे लिए मेरी बहू बना के रख देती है, और 10 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, 10 से 11 के बीच में, और शाम को मैं 7 से 8 के बीच में खाना खाता हूँ। तो ये रूटीन रहा खाने का। दूसरी बात है, बचपन से हमारे पिताजी ने एक आदत लगाई थी कि कुछ भी हो जाए सवेरे 5 बजे उठना ही है। मैं 4-5 साल का था तब भी मेरे पिताजी मेरे को 5 बजे ही उठाते थे। तो वो मेरी आदत अभी 70वें साल में मैं चल रहा हूँ, मेरी आदत वही बनी हुई है कि मैं रोज 5 साढ़े 5 बजे उठ ही जाता हूँ, बिना अलार्म के उठता हूँ। तो ये मेरी आदत बनी हुई है। रात में भले ही प्रोग्राम कुछ भी रहे, कहीं पे भी जाए, रात में 2-3 बजे तक भी प्रोग्राम होगा, फिर भी मैं 5:30 बजे, मेरे को एक बायोलॉजिकल जिसको अपन बोलते कि आदत हो गई है, तो मैं रात में 3 बजे भी सोऊंगा, लेकिन 5:30-6 बजे को उठ ही जाता हूँ मैं। तो ये जो आदत है कि मॉर्निंग बिल्कुल उठने की, तो ये एक दूसरी आदत रही है।
तीसरा कि बचपन से लेकर मेरे को हर चीज टेस्ट करने की और खाने की हमारे माँ ने सिखाया था। यानी मिसाल के तौर पर घर में उस समय लालटेन में मिट्टी का तेल भरते थे हम, तो मैं मिट्टी का तेल भी चख के देखता था और रोज खाता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अनाज में जो कंकड़ रहते थे गेहूं चुनते समय, उन कंकड़ों को भी मैं खाता था। माँ गेहूं दाल चावल जो भी सुखाती थी उनको भी मैं कच्चा खाता था। तो कच्चा अनाज खाना, कच्ची चीजें खाना और हर प्रकार की सब्जी खाना, खेत में जो जो मिलता है, बाहर में जो जो मिलता है, आज भी मैं सब्जी लेने ही जाता हूँ रोज भी, और जितनी जितनी नई नई प्रकार की सब्जियां आती है उन सबको खाना ये आदत रही है। और बचपन में जैसा हम यानी जिसको अपन पूरे अनाज बोलेंगे कि जो चावल ये अपना गेहूं रहे, ज्वार रहे या इवन तुअर रहे, तो इसको उबली हुई या भुंजी हुई ये मुझे आज भी पसंद है। हम वो उस प्रकार के, और जो फुटाना जिसको बोलते हैं भुना हुआ चना, वो बचपन से लेकर आज तक मैं अभी भी खाता हूँ। सवेरे जब मैं गर्म पानी पीता हूँ 2 गिलास 3 गिलास, तो उसके साथ में मुट्ठी भर मैं चने रोज खाता हूँ, और भुने हुए फुटाने के साथ में फुटाना और पानी पीता हूँ। दूसरी चीज कि मीठा मुझे बचपन से ही पसंद है, अभी भी मैं मीठा खाता हूँ, बहुत अच्छी मात्रा में खाता हूँ। मीठी चाय ही पीता हूँ, चाहे गुड़ की रहे कि शक्कर की रहे, ऐसा कोई मुझे या आइसोलेशन नहीं रखा है, मीठा पसंद ही है। और इतना सब करने के बावजूद मेरे यानी मिसेस को लगे तो डायबिटीज हो गई उसको 8-15 साल से, लेकिन उसका असर मेरे पर कुछ भी नहीं है। आज भी नॉर्मल बीपी, बिल्कुल शुगर नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं है। चलने की स्पीड जो भी है, मैं जैसा कई बार यहाँ पे बोला हूँ कि मेरे साथ एमएससी के स्टूडेंट भी चलते थे, तो वो मेरे पीछे रहते थे, वो बोलते थे कि सर आप इतने तेजी से क्यों चलते? तो मैं उनको यही बोलता था, मैं पिज्जा बर्गर खाता नहीं और होटल का खाता नहीं, बस घर में जो बना वही खाता हूँ, इसीलिए मेरी सेहत अच्छी है। और चलना फिरना घूमना, शारीरिक श्रम करना, घर में छोटे मोटे जो भी काम है, और मानसिक श्रम करना, ये मेरी आदत बचपन से बनी है। कुछ भी लिखाई पढ़ाई किए बिगर या कुछ कम से कम चिंतन किए बिगर मैं सो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ थिंकिंग जब तक नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगेगा कि आज के दिनचर्या में कुछ कमी रह गई है। साथ ही साथ ओपन माइंडेड डिस्कशन जिसको मैं बोलता हूँ, ये हमारे पिताजी ने बचपन से आदत लगा दी थी कि चर्चा जो भी हो, विषय अपने पसंद का हो न पसंद का हो, लेकिन सभी आयामों से, उसके प्रॉस है कॉन्स है, उसके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, सभी पहलुओं से, जिसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं, एनालिसिस करना, इसकी आदत हमारे घर में बचपन से लगी थी। मैं, माँ और पिताजी बैठते थे तो शाम को खाना खाते समय सभी व्यस्तताओं के बावजूद खाना खाते समय चर्चा होनी चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, सिर्फ बहस भी कि भाई सही क्या है गलत क्या है। इसका ट्रेनिंग मुझे बचपन से ही मिला है, और इसीलिए ओपन माइंडेड मेंटालिटी के साथ में अनेक ग्रुपों के साथ में मैं रहा, पला और पढ़ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब कि मानसिक स्वास्थ्यता, मेंटल ओपननेस और शारीरिक ओपननेस, फिजिकल सभी प्रकार की सब्जियां खाना, दाल खाना, जो भी है वो खाना, किसी चीज की परहेज न करना। और इसके बावजूद एक तीसरा चीज जो है, हमेशा मैं ओपन, जिसको अपन यानी हार्ट बोलेंगे, ओपन हार्ट के साथ में मैं जीता हूँ कि भाई दुनिया कुछ भी करे, हम अपने तरफ से गलत नहीं करेंगे। दुनिया को भले ही गुस्सा है, मेरे को गुस्सा नहीं आने देता। यह जो तरकीब है सन्यासियों के साथ में, साधुओं के साथ में रहकर जो मैं सीखा हूँ कि भाई कोई अपने को कुछ भी कहे, गालियां दे, अपन कुत्ते ने अपने को काटा तो अपन उनको नहीं काटेंगे, किसी ने अपने को डांटा तो उसको नहीं डांटेंगे, थोड़ा देर शांत रहेंगे, 2 दिन के बाद उसी को पता चलेगा कि हाँ वो गलत था करके। लेकिन अनवांटेड जिसको एंगर बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, इस तरह से मैं जीता हूँ। शायद मुझे लगता यह जो तीनों कॉम्बिनेशन है कि शारीरिक श्रम जहां जहां संभव हो मैं करता हूँ। आज भी और एक चीज जैसा पानी पीने के लिए है, आरओ, मेरा बेटा बेटी आरओ का पानी पीते हैं, मैं साल भर बिना आरओ का ही पानी पीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं वही नॉर्मल वाटर पीता हूँ। तो यह जो चीजें है, इन सभी चीजों का शायद ये है कि मेरी जो सेहत है आज 70 रनिंग पे है,
दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद मैं स्वस्थ हूँ और आप जैसे लोगों के साथ में खुली चर्चा करने का जो आनंद आता है उससे मेरा मानसिक स्वास्थ्य और भी बढ़ता है। योगाहार की ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। आवाज और ये आपने मन अगर देखा जाए तो मन वजन एवढा कर्म आला तरी भरपूर आहे ना मग अजून कसा हाँ, पाहिजे आपने जी अपनी बात रखी। आदरणीय रंजना दीदी जी, अब पलीकडे आप जे तुमचे ते मेरी बात रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है दिनेश भैया? आपकी आवाज आ रही है लेकिन एक दो अन्य शायद माइक ऑन है, तो कृपया जिनके भी माइक ऑन होंगे क्योंकि अलग से आवाज आ रही है वो अच्छा बंद ठीक है ठीक है। नहीं मेरा इसमें थोड़ा सा चार्ज नहीं था इसलिए मैंने कहा मैं इससे जुड़ जाती हूँ ताकि आपको आवाज आ जाए। और हाँ हाँ बहुत अच्छा आज विषय, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आज अपना थोड़ा सा सेहत के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में हमने विषय चुन लिया। और एक मिनट, हाँ माइक ऑन है। मैं अभी योगाहार से जुड़ लेती हूँ। सबसे पहले जिनका माइक ऑन है उनको पहले बंद करती हूँ। जी जी सभी माइक बंद है आप। जी जी। तो सबसे पहले योगाहार मंच को मेरा सादर प्रणाम हो। मेरे से विद्वान गुणी सभी भाई बहन जुड़े हैं और मैं तो बस आपसे थोड़ी छोटी हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन का जो सफर रहा मेरा, मैं बहुत दिनों से कर रही थी कि मैं आप सबको मेरे भी बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा विचार बताए। अपने हमने क्या किया पहले, जैसे कि दुबे सर ने कहा, डॉक्टर अपने रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने भी कहा, तो कुछ मैं भी अपने थोड़ा सा अपने जो जीवन के जो अच्छे पहलू है, अच्छे विचार है, वो थोड़ा सा सादर करती हूँ। कि जब से मैं आपको बताती हूँ, मैं भी किसान की बेटी हूँ और खेती-बाड़ी थे। हमारे घर में 6 भावंड थे और 6 भावंड में हम 3 बहनें और 3 भाई, इतना बड़ा परिवार था। और गुज़ारा मानो तो खेती, वैसे खेती भी नहीं थी। सबसे पहले तो मेरे जो पिताजी थे वो थोड़ा-सा बाहर गए, कुछ बिज़नेस करते थे, कुछ भी ऐसे पैसा कमा कर लाते थे। पर हमें तो तब पता नहीं था। मगर मैं जब से जैसे बड़ी हो गई हूँ, 7वीं 8वीं में गई थी, तब से मैं मेरे यहाँ खेती ले गई थी। 5 एकड़ खेती थी, 6 बच्चों का उसमें गुज़ारा करना, उनका पालन-पोषण, शिक्षण वगैरह सब करते थे। तो मुझे ये पता है तब की जो सुबह उठाना है, बच्चों को एजुकेशन के लिए तो हमारे पिताजी ने बहुत हमें समय ऐसा देते थे कि बस 5 बजे वो निरंतर उठा देते थे। 5 बजे उठे ही उठे। तब तो थोड़ा-सा लाइट वगैरह बिजली की भी समस्या थी, मगर सुबह उठना और फिर घर में परिस्थिति इतनी नादान थी, थोड़ा इतना नहीं था, फिर भी वो टीवी वगैरह ये सारे कुछ भी नहीं चलते थे घर में। अब तो सब घर में सबके यहाँ पर अभी बच्चों को सब कुछ मिल रहा है उपयोग में, तो तब तो हमें टीवी, गाना भी सुनना, ये सारा किसी के घर में जाना पड़ता था। अगर टीवी में कुछ रामायण, महाभारत दिखे, तो हमें कहीं पर बाहर जाकर देखना पड़ता था। तो ये तो तब के नहीं था, मगर जो खाने में मिला, तो खाने में भी ऐसा ही था कि बासा वगैरह कुछ तो इतना जैसे भी था घर में वो खाते ही थे। और मगर खेती-बाड़ी का जो था, तब तो सेंद्रीय खेती थी हमारे घर में थोड़ा, तो उसमें जो गाय बहुत थी हमारे यहाँ, बैल भी थे और उसका ही गाय गोबर का ये डालकर ही वो हमारे पिताजी और ज़्यादा कुछ न डाल के हमारे को, जैसे बैंगन है, टमाटर है और सब्जियाँ, ये सारा पपई भी बहुत सारे एक प्लॉट में उन्होंने पपई भी लगाई थी, संतरा भी था तभी। और ये थोड़ा-थोड़ा उन्होंने हमारे 5 एकड़ में उन्होंने पूरा डेवलप किया था। तो सारे भाई-बहन मिलकर उसी खेती में चले जाते थे। 5 एकड़ में ही कुछ बैंगन का प्लाट लगाया, तो फिर वहाँ पर हमें सुबह लेकर चले जाते थे। बैंगन तोड़ना है, कोई कुछ भी है, कोई सांभर, धनिया वगैरह निकालना है, तो हम ही जाते थे। हाँ, और तो फिर कच्चा भी है, वो तो फिर भी हमें अच्छा लगता था, तो उसमें ही रोटी और उसी में जो प्याज़ वगैरह था, तो उसी का हम भोजन में इस्तेमाल करते थे। तो ये अच्छी-अच्छी चीज़ें तो हमें हम खाने को मिल गई थी। और जैसे कि बड़े हो गए, फिर बाद में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे योग में जुड़े
और योग से अभी 15 साल हो गए योग में जुड़े, तो फिर योग और हमारे योगाहार कार्यक्रम से 5 साल से उसी में जुड़े, तो आहार पर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो बाहर की चीज़ें हैं, वास्तविकता से मेरे पिताजी से ही मुझे ये मिल गया था कि वो ना खाएँ, बाहर की चीज़ें हमें कोई भी खिलाने नहीं लेते थे और जो भी घर में बनाए वही खाते थे। अब जब की बात है, जब रिक्शा है या ऑटो है, तो वो बताते थे कि हमें गुमराह करके लेके जाते थे, "भई देखो अभी आएगा आपका घर, हमारा घर, कहीं पर जाना है, कहीं बड़ी सिटी में जाना है, कहीं कॉलोनी में जाना है, कहीं रिक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है, 25 रुपए कहाँ लगाने हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, हमें पैर अच्छे हैं। देखो हम ना आपको बता-बता कर लेके चले जाएँगे। तो ये गली, वो गली ऐसे करके आपको पहचान होती है। उसका उनका कहना था कि हमें कोई कहाँ पर क्या चीज़ है, वो सारी हमें डिटेल हो जाती थी। एक सिटी की पहचान होती है कि वहाँ पर क्या है, कौन-सी जगह पर बैंक है, कौन-सी जगह पर ये है। ऐसे उनका कहना था, इसलिए वो हमें 15 मिनट लगे या आधा घंटा भी लगे, तो बस स्टैंड से भी ले, तो पैदल ही लेके जाते थे। तो ये अभी भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, तो ज़्यादा ये ऑटो का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आज भी मैं 2 किलोमीटर पैदल जाती हूँ, पैदल आती भी हूँ। तो शाम को अगर मेरा समय रहता है तो मैं पैदल घूमती हूँ, बिल्कुल। डेली 15 साल से मैं अभी भी जब कभी कुछ नहीं होता है समय तभी नहीं जाती हूँ, नहीं तो मैं पैदल डेली घूमती हूँ। तो योग सुबह रहता है, पैदल घूमना। और जैसे कि मेरे घर में भी, अब जैसे मैंने योग वगैरह शुरू किया है, तो मेरी पूरी फैमिली योग करती है, योग से बिल्कुल अभी तो स्वस्थ है, बिल्कुल कर रहे हैं। सुबह मिलकर मेरे पति भी उन्होंने भी सहयोग प्रशिक्षण का शिविर हमारे साथ किया है, वो भी सहयोग शिक्षक बन चुके हैं। वो भी मेरे साथ कहीं पर मेरे जो भी कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में मेरे साथ रहते हैं। और मुझे सबसे पहले जब से मैंने शादी करके मैं आई, तब से मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने जो मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेरी उन्होंने मेरा जो जैसे पालन-पोषण किया, आदत हैबिट हाँ, तो उसी तरह से मेरे पिता जी, संस्कार जी, तो मेरे पति ने जो है उनमें कोई कमी ना रही। जो कसर थी उन्होंने जब नहीं मिला उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया। मुझे नहीं पता कि अब वो पहले तो सर्विस का तो ये नहीं था, फिर भी उन्होंने जैसे भी है वैसे ही बहुत कुछ कि आगे बढ़ो। उनका कहना है तू कहीं पर भी कुछ भी कर सकती है और उनका जो है वो मुझे इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्रोत्साहन मिलता है कुछ भी करो। अब कोई विचार ऐसे नहीं रहते हैं, उनके इसी विचारों के माध्यम से ही मैं कहीं पर भी आती हूँ, जाती हूँ, किसी से संवाद संवाद सब कुछ करती हूँ और कई प्रोग्राम भी। और आज तक योग के माध्यम से मैंने बहुत जगह पर बहुत सारे मेडल भी लिए हैं, बहुत सारे बख्शीश भी लिए हैं, बहुत जगह पर। ऐसे लगता है कि योग के माध्यम से जुड़कर मैं बहुत अच्छे मेरे जीवन का जो था, वो कुछ ना कुछ देखिए क्या है, किसी को किसी ना किसी से आगे बढ़ने का रहता है कि भई नहीं चलो एजुकेशन में बढ़े तो वो शिक्षक बने, कोई किसी में कुछ ना कुछ अपना-अपना आगे का वो सफ़र किया उन्होंने। मगर मुझे लगता है कि परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम योग बने। आज उनका जो योगा शिक्षिका मैडम कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि योगा मैडम आए हैं। बच्चे बोलते हैं योगा टीचर आ गए हैं, योगा टीचर आ गए। यही तो खुशी है। और उसी से भी आज हमारी कुछ रोज़ी-रोटी भी चल रही है, जैसे कि उनके माध्यम से हमें कुछ मिल रहा है। आज भी एक हमारे यहाँ पर शासकीय आदिवासी स्कूल है, वहाँ पर जॉइन किया है और वो 10,000 रुपए पेमेंट दे रहे हैं 1 महीने का। तो वहाँ पर मैं अपनी सेवा जो भी है वो बच्चों को बहुत अच्छे से दे रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा ये छोटा-सा सफ़र था, तो अब बोलने में जाए तो बहुत कुछ है, मगर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सबको बोलना है। तो ऐसा है मेरा। और खाने-पीने का जो है मैं बिल्कुल अभी भी स्वस्थ हूँ, कहीं होटल में वग़ैरह नहीं जाती हूँ कभी भी, क्योंकि हमारे बच्चे को जो हमने पहले आज़माया हमारे पिताजी का, वही मैं अभी बच्चों को देती हूँ। तो मेरे बच्चे खुद बोलते हैं, "मम्मी 50-60 रुपए का वो गुपचुप खा ले, उससे बेहतर तो हम घर में बना लो और घर में खा लेंगे सारे मिलकर। ना समोसा, डोसा ये वगैरह कुछ भी नहीं होता है, मैं सारे आइटम मैं अपने घर में करती हूँ, बच्चों को वही खिलाती हूँ। तो इस तरह से मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाती हूँ। तो इस योगाहार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी के वजह से ही मैं आज ज़्यादा बोलती हूँ, नहीं तो मैं
बोलना भी थोड़ा सा कम था, तो इसलिए मैं सदन का जो जिन्होंने मुझे समय दिया उनका मैं धन्यवाद, आभार, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी ओम। जी ओम, बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन के अनुभव बताए। अब मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी को बुलाता हूँ, वो आए, उनका हैंड रेज है, और बाद में अशोक जी का। जी ओम। प्रणीता साकरे है शायद। अच्छा, प्रणीता साकरे जी, हाँ हाँ हाँ, प्रणीता जी आए। जी, सदन को मैं प्रणाम करती हूँ और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त अपने कुछ अनुभव है उन्हें रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है। जैसे कि सम्माननीय डॉक्टर दुबे जी ने भी बताया, प्रदीप जी भाई साहब ने बताया और रंजना दीदी ने बड़े अच्छे अद्भुत अपने अनुभव बताए। बताना भी चाहिए, एक अच्छा सत्र चल रहा है, इससे हम एक दूसरे के विचार को, जीवन की बदलती परिस्थितियों को समझते हैं और एक दूसरे से और भी अच्छे से परिचित हो जाते हैं और आत्मीयता भी बढ़ती है। मैं मूलतः महाराष्ट्र भंडारा जिले से, माता पिता मेरे भंडारा जिले से और माँ मेरी, उनका मायका था एमपी से और पिताजी मेरे महाराष्ट्र से। किसान की बेटी, 5 बहन 2 भाई। बहुत कम समय में कक्षा 8वीं में पहुंचते ही गांव से ही शिक्षा ले रही थी। इसी बहुत अच्छे समय के चलते पिताजी का अचानक देहावसान हो जाता है। माँ ने फिर, बड़ी किसानी थी, किसानी को संभालने के लिए उन्होंने स्वयं कमर कसा और माँ की शिक्षा थी कि अपने आचरण को हमेशा अच्छे रखना, पोशाक पर विशेष ध्यान देना और कभी भी किसी भी लोभ में आकर अपने व्यवहार को नहीं बिगाड़ना, अपनी ईमानदारी को नहीं बिगाड़ना। माता ने एक बार महाभारत की कहानी बताई थी द्रौपदी जी को लेकर के और कृष्ण जी की भूमिका, बस इतना ही ध्यान था। शिक्षा मेरी 12वीं कक्षा तक वहीं गांव से हुई। फिर शहर में मैं तुमसर 1 वर्ष पढ़ी मराठी लिटरेचर से, जिसमें मैं अच्छे मतलब अच्छा प्रतिशत उसमें बना और कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे मैं लगभग 4-5 वर्ष नहीं पढ़ पाई। लेकिन मन में ऐसा था कि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं पीड़ा। विवाह होता है, विवाह एमपी बालाहाट से, और परम पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का कल आगमन होगा इस पावन धरा पर। और यहाँ से मैं गांव में रहती हूँ, मूल निवास है चंदना, जिसमें ये पैतृक गांव है और बालाहाट में पूरा परिवार रहता है और यहाँ से 70-80 किलोमीटर की यात्रा है और लगभग जाना स्कूटी से होगा, कोई कठिन बात नहीं है। ये सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के योग की क्षमता है और ऐसे ही जीवन चलते रहा। यहाँ पर विवाह के बाद में ससुराल में एक धार्मिक आध्यात्मिक राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ परिवार मिला, जिसमें ससुर बड़े अच्छे थे और वो आयुर्वेद, बायोकेमिक और होम्योपैथी ऐसी तीनों पैथियों को जानते थे और एलोपैथी के बड़े विरोधी थे और एक सात्विकता का जीवन उनका था बड़ा। उनके बारे में भी इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि वो जनपद अध्यक्ष रहे और पतंजलि किसान सेवा समिति में, फिर बाद में वो प्रांत स्तर पर भी काम किए राजनीति को छोड़ करके। उन्हें राजनीति से बड़ी नफरत सी हो गई थी कि जहां भी देखो सब पद के लिए काम करते, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं। इस दिशा में वो काम करने लगे। शिक्षा मेरी अधूरी थी। एक कहा जाता है कि अच्छा अगर जीवन साथी भी मिले तो वो भी एक अपना गुरु बन सकते हैं और इसमें जिस स्थान पे मैं हूँ आज, तो मैं पति का बड़ा अच्छा सहयोग उनका मिलता है। वो पूरा संघ परिवार है और भाजपा से समर्पित परिवार है पूर्व से ही। मेरे छोटे देवर हैं वो विभाग सहकारवा और श्रीमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं। आरएसएस, मैं राष्ट्र सेविका समिति जो मातृशक्ति का एक संगठन है, इसे संघ के प्रचार अपने घर में आना जाना उनका रहा। तो भोजन के दौरान उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का एक संगठन है, आप जुड़िए भाभी जी उसमें। 2007-8 में मैं जुड़ी, प्रबोध वर्ग प्रशिक्षित उसमें नियुद्ध और ये दंड प्रहार और फिर उसमें जो बौद्धिक होते थे कि राष्ट्र अपना धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, राष्ट्र को कैसे समझना। वहां से ईश्वर ने 2 आंखें तो दिया, लेकिन इस समाज को, धर्म को समझने की जो दृष्टि मिली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली, राष्ट्रीय का समिति से मिली। ये आत्मनिर्भर बनना इस संगठन में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। लगभग 10 से 11 वर्ष हम शाखा
और योग की कक्षा इस गांव में चलाएं, जिससे आज पूरा 100% लगभग जय श्री राम इस गांव में हर बच्चा बच्चा कहता है, हर बहनें कहती हैं। इस वनांचल क्षेत्र में रह कर के काम अपना करते रहें, अपने घर को भी संभालते रहें। इसी परिस्थिति में जन अभियान परिषद, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत अपने रविवार के दिन में कक्षा का संचालन हुआ। उसमें मैंने BSW की और मैं योग से जुड़ करके 2010-11 में पूज्य स्वामी जी के आह्वान पर हम पतंजलि 6 दिन का प्रशिक्षण लेकर आए और योग से ही ऐसी शक्ति मिली, ताकत मिली, आज भी वो ऊर्जा है कि हम विवाह के 16 वर्ष हो गए थे और 16 वर्ष के बाद में भी एक शिक्षा लेने की अभिलाषा तो वो योग से आई और मैंने पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान पे अपने BSW सोशल वर्क की डिग्री को पूरा किया। मेरा परसों ही MSW प्रथम वर्ष का रिजल्ट आया है और उसमें मैं पास हो चुकी। ये केवल एक प्रेरणा देने के लिए, योग को वहां तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदर वो सब चीजें रहती हैं कि इस माध्यम से हम अनेक लोगों तक, अनेक लोगों के बीच में जाकर के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए काम करें, ऐसी मन में चेष्टा रहती है, वो प्रयास रहता है। योग से अद्भुत परिवर्तन है। 2 बेटियां हैं, एक बेटा हुआ था वो नहीं रहा, लेकिन तीनों बच्चे सीजर से। लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार की, जब से योग प्राणायाम में हम लगे तो किसी प्रकार की कोई शरीर में पीड़ा नहीं। 51 वर्ष आयु के पूरे हुए, 52 वर्ष में अभी 10 तारीख से 10 अगस्त से इधर प्रवेश हुआ है। कोई BP नहीं, कोई शुगर नहीं, नियमित दिनचर्या, 2 किलोमीटर प्रतिदिन घूमना, यह सब क्रम में है। और दोनों बेटियों को प्रशिक्षित संघ के वर्ग से, और छोटी बेटी अभी पतंजलि हरिद्वार यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। ये योगाहार की उपलब्धि है, योग की उपलब्धि है, पर प्रमुख रूप से हम कहेंगे कि योगाहार की है। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि एक बेटी को वहां पढ़ाना है, लेकिन ऐसी कोई लिंक नहीं मिल रही थी। ऐसे में मुन्नीलाल जी भाई साहब का आगमन हुआ और हमारी कल्पना दीदी ने बहुत पुरुषार्थ किया है, हम उनको कभी भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा प्रयास है उनका दीदी का, बहुत ऊर्जावान दीदी हैं और आप सब अच्छे हैं। इसी क्रम में हम चलेंगे कि योग से हम बिल्कुल आयुर्वेद और योग के बारे में पूरा शरीर कैसा स्वस्थ रह सकता है, ये निश्चित रूप से हमें देखने और सीखने मिलता है। ऐसे बहुत सारे अपने जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों को मैं संक्षिप्त में रखने का प्रयास की। शायद ज्यादा समय हो गया, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी कि करे योग, रहे निरोग और घर घर अपने राष्ट्रीय विचारों को, इतिहास को, संस्कृति के बारे में बताएं। तीनों संगठन के कार्यकर्ता इस गांव में है, गायत्री परिवार, पतंजलि परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं। ऐसा यहाँ गांव भी है और अच्छा है। ऐसा हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन होगा। जैसे कि हमारे बड़े इतिहासकार प्रखर ओजस्वी राकेश जी भाई साहब का बड़ा पुरुषार्थ इस मंच के माध्यम से है। उन्होंने, जब हम अपने यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत जानते थे लोग, गांधी जी के बारे में जानते हैं, देश को जानते समझते हैं, तो मैं यही आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये लगातार 2-3 वर्षों से अपना प्रयास चल रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो जय नहीं ही कहना। और आज मैं कह सकती हूँ, राकेश जी को मैं शुभकामनाएं दी और मैं चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए कहा कि भाई साहब एक बड़ा परिवर्तन आया कि सभी लोगों ने साथ दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय नहीं लगेंगे, हम नारा नहीं बोलेंगे, ऐसा तय इस गांव में हुआ। ये एक बड़ा बदलाव हम देखें कि ऐसा प्रयास हम अपने यहाँ से करें तो निश्चित रूप से हम छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए। निश्चित रूप से अब मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात करें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आज अभी 7:56 हुए हैं, 5 मिनट में हमारे अशोक पटेल भैया का कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम ये सत्र कल भी करेंगे, मेरा ऐसा निवेदन है। और सभी को कम से कम 5-10 मिनट तो बोलने के लिए चाहिए, अपने विचार रखने के लिए। इसलिए इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर विराम देते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आप अभी समापन की तरफ चलते हैं। कल यही चर्चा आगे रहेगी, कहीं हम मुख्य वक्ता नहीं, कल हमारा यही विषय रहेगा। जी।
जी ओम। तो अब आप आकर के स्वयं जो है सदन का आभार प्रकट करें। आदरणीय मुनीलाल जी यदि हैं तो वो आए। जी ओम। गणेश सर जी का हैंड रेस है। जी जी भैया। जी जी, मेरा निवेदन ये है कि जैसे आदरणीय दीदी ने कहा कि कल भी ये चर्चा जारी रहे, ऐसा निवेदन है। इस निवेदन के साथ कि हम अपने आहार और व्यवहार पे, भोजन और स्वास्थ्य पे ही अगर अनुभव रखेंगे तो कम समय भी लगेगा और अच्छा भी रहेगा। अन्य हमारी जो सामाजिक व्यवहार हैं और हमारी जीवनचर्या है, हमारे अनुभव हैं, वो बाद में कभी अलग दिन रखा जाएगा। तो कल भोजन और आहार और हमारे स्वास्थ्य पे ही बात रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, इसी निवेदन के साथ अब मैं वापस आता हूँ आपके पास। प्रणाम। जी जी, आए हैं तो आभार भी करा दीजिए। कोई बात नहीं दिनेश भैया, आप आभार करा दीजिए। विचार सबने सुन लिए हैं। जी आभार आप करा दीजिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। और मैं तो बहुत देर में जुड़ा हूँ आज, और लेकिन जब से जुड़ा हूँ तब से मैंने सुना वो बहुत ही सुंदर बात रखी गई आदरणीय डॉक्टर सोहनी जी ने रखी है कि हम किस तरह से अपने शरीर में जमा हो रहे कचरे को कैंसल कर दें, यानी उसको पूरी तरह से आउट कर दें शरीर से, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, कैंसर या किसी दूसरी तरह की व्याधि भी नहीं होगी। क्योंकि जो अलग-अलग बीमारियों के छोटे-छोटे डिपार्टमेंट बनकर के कैंसर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते हैं, तो इसको खारिज करना है शरीर से, ये बात मेरी समझ में आई। इसी क्रम में आदरणीय जो सदस्यों ने अपनी बात रखी, अनुभव रखे और अपने बचपन से लेकर के और 55 तक के जो अनुभव उनके सामने आए हैं, वो निश्चित ही प्रेरणादायक हैं। और इसी प्रेरणा को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं योग की क्लास में नहीं जुड़ पाया और इस क्लास में भी अधूरे से आगे बढ़ पाया। मैं इसलिए संपूर्णता के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से, जो कि आप सुबह से 5:30 से बजे से जुड़े हुए सदस्य हैं और अभी तक सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को अनुभव बता रहे हैं। आप सभी के माध्यम से आज के योग शिक्षक हैं और साथ में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी और अपने अनुभव रखने वाले और अनुभवों को सुनने वाले आप सभी को मैं धन्यवाद भी करता हूँ और आप सभी को प्रणाम भी करता हूँ। पुनः कल मिलते हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, आपने आभार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे योगाहार कार्यक्रम के जो मेन है युवा है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी दादू, उन्होंने संचालन किया और सबने सुन लिया। सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे योगाहार कार्यक्रम में। तब तक ओम जय श्री राम। जी ओम। ओम जी ओम।